वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली साहब ने। वेलकम टू द शो अमजद साहब। सर, सिंध में मामलात बड़े गड़बड़ हैं। सिंध की पुलिस पहले छुट्टी पे जाने की 10 दिन की जो है दरख्वास्त देती है, 2 महीने की दरख्वास्त देती है और उसके बाद कहती है कि हम 10 दिन के लिए फ़ैसले को मौखर कर देते हैं। जब इंटरवीन करते हैं बिलावल भुट्टो साहब और उसके बाद आर्मी चीफ साहब फ़ोन करते हैं बिलावल भुट्टो साहब को, बड़ा गड़बड़ सा और बड़ी अजीब सी सूरत हाल एक सारी क्रिएटेड है जिसको फ़िलहाल के लिए तो कंट्रोल कर लिया गया है। सवाल आपसे बड़ा ज़रूरी पूछना आज, और वो पूछना अमजद साहब ये है कि इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहाँ हैं? देखिए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अक्सर आपको भी इल्म है कि जब प्रोविंसेस के अंदर मसाइल आते हैं तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शोर मचाती है कि जी हमारे मसाइल या हमारे मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाक जो है वो मुदाखलत कर रहा है और चीज़ों को मतलब इधर उधर कर रहा है। ये इल्जामात लगाती आ रही है। तो इस दफा देखिए जो मामलात हैं आपके भी इल्म में हैं। नहीं तो इन इल्जामात की वजह से अमजद साहब जो है वज़ीर आज़म इंटरवीन नहीं कर रहे? नहीं, वज़ीर आज़म बगौर मामलात को देख रहे हैं, जांच रहे हैं और उसके ऊपर देखें ये एक ऐसे मामलात है जिसके ऊपर आप अखबारी बयानात या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत सारी उनके पास जो जराए होते हैं, उनके पास एजेंसीज होती हैं जो उन्हें प्रॉपर हकायक से आगाह करती हैं। उसके मुताबिक ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसले देते हैं। वो फैसले ऐसे नहीं देते कि जो सर देखिए अमजद साहब, आप बहुत सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन, आप बेहतर समझते हैं चीज़ों को, साहिब नज़र हैं। 48 घंटे तकरीबन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है जब कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ज़मानत हो जाती है, उसके बाद एक आईजी के अगवा की बात आती है, वफाक पर इल्ज़ाम लगता है, उसके बाद आर्मी चीफ इंटरवीन करते हैं, बिलावल भुट्टो से बात करते हैं। बिलावल भुट्टो फिर उसके बाद गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट की साइड से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की साइड से पहुँचते हैं जी पुलिस की आला क़यादत के पास और उनको जाके राज़ी करते हैं, मनाते हैं। 10 दिन के लिए जो है वो उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मौखर होती है। आप अभी भी कह रहे हैं कि वो इस सारी इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कमेटियाँ बन चुकी हैं, इंक्वायरी कमीशन की जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म का कोई जवाब नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। वज़ीर आज़म है वो ज़ाहिर है। देखिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। देखिए जी कि आर्मी चीफ ने जो अपना रिएक्ट दिया और उन्होंने बिलावल भुट्टो से बात की तो उसके बाद यकीनन जो उन्होंने जिनके हवाले जो इंक्वायरी की वो सॉर्ट आउट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भी वो रिपोर्ट आएगी। तो देखिए इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो किसी भी तरीके के साथ मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं मुनासिब नहीं होता एज ए, चूंकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, वफाक को चला रहे हैं, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, वो फोन कर सकते थे, सीएम को फोन कर सकते थे, फोन करके पूछ सकते थे कि क्या मामला है, कहाँ सिचुएशन पहुंची है। आईजी को फोन कर सकते थे। जाहिर है किसी ने मना तो नहीं उनको करना कि आप फोन करें और फोन करके आप देखिए बात यह है कि बात चीजें लाजमी नहीं होती कि आप मीडिया के अंदर लेके आए। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही होती है, देखा जा रहा होता है, उसके ऊपर सोचा जा रहा होता है, उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। देखिए बाज मामलात को उलझाने में बड़ी अच्छी बात है कि जिसको मीडिया ट्रोलिंग कर ले, नई बात को ट्विस्ट कर ले। सियासतदान खुद ही मीडिया पे आते हैं, खुद ही प्रेस टॉक करते हैं, खुद ही गुफ्तगू करते हैं, सिचुएशन बताते हैं। मीडिया अगर उसका जिक्र ना करे, उस पर क्वेश्चन ना करे तो क्या करे? देखिए बात यह है कि बाज मामलात ऐसे सेंसिटिव और पेचीदा होते हैं जिनका अपना मीडिया पे बिफोर टाइम आके बयान देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर एक अहम जिम्मेदारी होता है, उसने वफाक को चलाना भी होता है, इदारों के दरमियान तवाज़ुन भी रखना होता है। असल में देखिए बात यह है कि एक बात है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट है, अपना चाहे सिंध गवर्नमेंट हो जो वफाक में, कि देखिए जो कुछ पहली बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया गलत किया। अब सेकंड उसका पोर्शन आ जाता है जिसको बात को जो खींची जा रही है और जिसके ऊपर बात की जा रही है कि जी वो आईजी सिंध साहब के साथ जो कुछ हुआ। अब देखिए उसके लिए एक इंक्वायरी हेल्ड हो चुकी है, उस पर काम शुरू हो चुका है, तो हकायक इंशाअल्लाह ताला कौम के सामने आ जाएंगे।
अच्छा चलिए जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हक़ाइक़ कौम के सामने आएँ और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल जो है वो सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ें और सारे सेटिस्फाई हों। ये बताएं सर कि अदर दैन दिस जो ये हुआ, मुल्क में एक बड़ा तनाव की कैफियत है और तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। एक जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो क्रिएटेड है, इसमें गवर्नमेंट के रोल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे आपके नाकिद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके हामी हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमान वज़ीर आज़म ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इस किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं जो कि उनको देना नहीं चाहिए। वो हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत हमेशा बड़े के तौर पे तस्वर की जाती है, बुर्दबारी का रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, अपोजिशन को बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है, सोल्यूशन निकाला जाता है प्रॉब्लम का। यहाँ पे यूँ लग रहा है जैसे आप गवर्नमेंट का तो हिस्सा हैं, लेकिन आपको अब भी शिकवा है और गवर्नमेंट से शिकवा है। ये क्या है सर? कोई क्लियर करें हमें, क्यों इतना तनाव बढ़ता जा रहा है, क्यों हम बैठ के बात नहीं कर पा रहे? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या वफाक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चीजें लेके आया। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू के ऊपर, आपको याद होगा, अपोजिशन से पूछा कि हमें तजावीज दें, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा। उसके बाद देखिए फैटअप के बिल आए, उन्होंने एनआरओ मांगा, वहां पे भी जॉइंट सेशन है। तो आप देखिए, बात यह है कि हम डे वन से कह चुके हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। अदर देन प्राइम मिनिस्टर की आप तकरीर को उठा के देख लें, आज भी देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर देन नेशनल इश्यूज पे आप बात करना चाहते हैं, वेलकम, डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। अब नेशनल असेंबली में आए, सेनेट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, बातचीत करेंगे, बात से आगे की तरफ लेके जाएं, आए इकोनॉमी के ऊपर बात करें, आए पिछले अगर हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं उसके कितने सेटबैक्स हैं, आए आज बिजली क्यों महंगी हुई है उस पर बात करें। ऑपोजिशन ये कहती है कि वो किस मुंह से आए, वो किस तरह आके बैठे और किस तरह आके बात करें। आप असेंबली में आके बैठ के बात करने की तो नवीद सुना रहे हैं, लेकिन असेंबली से बाहर आप जाते हैं तो वज़ीर आज़म कभी जो है वो मुंह पे हाथ फेरते हैं और फिर के कहते हैं कि जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है वो देख लूंगा। फिर हुकूमती तर्जुमान सर इस किस्म की स्टेटमेंट से लहजा अडॉप्ट करते हैं कि वो बैठने वाली बात कहीं नहीं रहती। देखिए, बात ये तो आपकी बात है ना, उससे देखें आपने मेडिकल ग्राउंड पे अपने आप को कहा कि जी मैं तो अल्लाह माफ करे जी, देखें उनको अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे, हम किसी की ये हम बुरा नहीं चाहते, बट आपने क्या किया? आपने वहां पे धोखा दिया, आपने कोर्ट को चीट किया, आपने 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के जी दे के गए जी कि हम तो वापस आएंगे जी, आप चले गए लंदन अभी पूरे अपने जहाज पे बैठे नहीं और उतरे नहीं, आपने सियासत शुरू कर दी, सियासत करिए, वापस आए, जेल में जाए, केसों को पेश करें। देखिए ये भी तो अदर साइड है ना जी, मांग के। अब देखिए जी, जो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्याही भी सूखी नहीं है, और जिसको अपने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो भी इस फैसले लिखने वालों में शामिल थे ना जी। तो उन्होंने क्या लिखा था कि ये सिसिलियन माफिया है, ये चोर है, ये डाकू है, ये करप्शन किया, और इस पे फारे हुए। अभी आप जी बयानिया लेके फिरे, बयानिया तो ये होना चाहिए था, बिल्कुल बयानिया ये होना चाहिए था कि वोट को इज्जत दो, पहले कोर्ट को तो इज्जत दो, पहले आप सरेंडर तो करो ना जी, कोर्ट के सामने सरेंडर को, ताकि रूल ऑफ लॉ होगा तो वोट को इज्जत मिलेगी ना। हम तो आज भी कायल हैं कि इदारों के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ताकि ये कौम आगे की तरफ बढ़े, और जब रूल ऑफ लॉ होगा, करप्शन का खात्मा होगा, इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, चीजें बेहतर होंगी, कौम मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक बेहतरीन मुल्क साबित होगा। लेकिन देखें, बात आप बाहर बैठते हैं, आप बयान करते हैं, किसी और का खुश करते हैं। इंडिया चैनल्स को आप देखें कि इंडिया चैनल्स के आप जो है वो बने हुए हैं जी, वहां पे उनके लिए आप बड़े अच्छे तमाम जो इंडियन चैनल्स हैं वो आप उनको खुश कर रहे हैं। अच्छा सर, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को? देखिए मेरी बात मुकम्मल, जो नैरेटिव था जिंदाल का, जो नैरेटिव था इंडिया की जो इंटेलिजेंसिया थी दुनिया में, उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स लिखा है, आप उनका बयान कर रहे हैं। देखिए, कौम के साथ आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, आपने सीक्रेट एक्ट का
آپ نے حلف اٹھایا وہ اس کے بعد آپ وہاں پہ کیا بیٹھ کے جو سیاست کر رہے ہیں آپ ملائن کر کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں, بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ جی آپ کو NRO دیا جائے, جی آپ کو ڈیل دی جائے, اور اس کے علاوہ کر کیا رہے ہیں صاحب. یہ تو ہے جو ایک پولیٹیکل سینیریو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں اپوزیشن کا, نون لیگ کا, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک عوامی مسئلہ ہے جس کو کیش فی الحال کر رہی ہے اپوزیشن اور ٹکا کے کیش کر رہی ہے, وہ ہے سر مہنگائی کا. آپ سے میں کوشچن مہنگائی کا کروں گا اور میں یہ جانتا ہوں آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ پریویس گورنمنٹ نے کیا ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے. میرا سوال اس سے اگلا ہے مہنگائی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ پاور میں آنی تھی, عمران خان صاحب نے جب اوتھ لینا تھا, آپ جب جیتے تھے الیکشن, تب آپ کو اس کرسی منصب پر بیٹھنے سے پہلے کیا اس خطرے کا علم نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ آج بھی 1.5 روپیہ قیمت بڑی ہے بجلی کے فی یونٹ کے پیچھے, عام بندہ پس کر رہ گیا. میں جلسے میں گیا اور میں نے جا کے اس جلسے کو کور کیا, گجرانوالے والے جلسے میں کچھ ایسے بھی لوگوں سے ملا جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی حصہ نہیں ہے, ہم کسی کی طرف سے نہیں آئے, ہم صرف آئے ہیں کہ ہماری کہیں کوئی آواز سنی جائے اور کوئی ہمیں کسی طرح ریلیف دے دے, ہم مہنگائی سے تنگ ہو کر آئیں. بات یہ ہے بھائی, پھر آپ نے خود کہا کہ میں پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراؤں گا. جی, لیکن مجھے ٹھہرانا چاہیے, مجھے اس لیے ٹھہرانا چاہیے, کیا آپ نے ہائیڈل کے اوپر کام کیا, سستی بجلی کے اوپر کام کیا؟ اگر آج آپ سستی بجلی کے اوپر اپنے بڑے بڑے ڈیمز بناتے, بڑے بڑے واٹر سٹوریج بناتے, آپ کا ایگریکلچر بہتر ہوتا. اگر ایگریکلچر بہتر ہوتا, آپ کا مطلب کسان خوشحال ہوتا نا جی, ساتھ ساتھ آپ جب سستی بجلی دیتے تو آپ کا انڈسٹری بھی آپ کو جو ہے وہ بھی خوشحال ہوتی. لیکن آپ نے, یہی ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے جنہوں نے راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کا نام دیا اور ان کے خلاف خود کیسز لے کے گئے. مجھے بتائیں نندی پور کس کے اس میں آیا؟ تو بات یہ ہے, بات بھی حقائق کے ساتھ کریں نا جی. اس کے علاوہ دیکھیں یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. LNG آپ نے اتنی, آج بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 17 روپے سے اوپر جو ہے بجلی پرچیز کر رہی ہے, اور لوگوں کو میرے خیال میں مختلف ریٹس ہیں جس کے اوپر ڈیلی کا لاس کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ مشکل میں ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگ مشکل میں نہیں ہیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں, جب آپ کو CNG یا LNG جو ہے وہ مہنگا ملے گا تو آپ گورنمنٹ آپ کی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں آپ نے اپنے ملک کے مفاد میں کتنے کام کیے, کون سے ادارے تھے جنہوں نے آپ کے لیے, سوائے انہوں نے اپنے جو انڈسٹریز تھی, اپنے کاروبار تھے وہ تو بڑھائے, لیکن ملک کے اداروں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر حقائق تو وہیں پہ آ جاتے ہیں نا. ریلیٹڈ دیکھیں 71 سال میں جو گند ڈلا اس پاکستان میں, تو آپ کا کیا خیال ہے 2 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا یا 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ 71 سال کے گند کو صاف کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا انجو صاحب سے میرا آخری سوال ہے, اور وہ سوال دوبارہ آپ سے سندھ کی اس ساری جو پولیس کی چھٹیاں اور یہ سارا معاملہ ہوا اس حوالے سے ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وفاق نے کیا, وفاق یہ کہتا ہے کہ جی یہ اپوزیشن نے کیا. آپ کی اپنی رائے میں اس ساری حرکت کے پیچھے کون ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ پولیس ہو یا پاکستان کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں, انہوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں. ہم ان کو قربانیوں کو مانتے ہیں. دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے وہ کوئی خیال نہیں ہوتا. میں توقع اس وقت تک اس کے اوپر کمنٹس نہیں دے سکتا, اور نہ دینا چاہیے جب تک میرے سامنے بالکل ٹرو پکچر نہیں آئے گی. اس وقت میرا کوئی بیان, کیونکہ اسیسمنٹ کیا ہے سر آپ کی؟ دیکھیے میں اسیسمنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہتا, میں حقائق کے اوپر جانا چاہوں گا. اس لیے یہ پاکستان کے اندر, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں پاکستان کے اندر اداروں کو لڑوا دوں. میں نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, میں نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا کوئی ہمارا نیشنل ادارہ ہو, ہم نے اپنے اداروں کو ملائن نہیں کرنا, ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. کچھ چیزوں پہ دیکھیں, بات سنیں بھائی, کچھ چیزوں میں سیاست ہوتی ہے لیکن کچھ معاملات پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کے لیے بڑے دن ہیں, لیکن ایسی نیچ حرکت کرنا کہ یعنی کہ اداروں کو نیچے دکھانا, یہ کبھی بھی میرے خیال میں اس میں پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا, نہ ہوگا. اس لیے
کہ پاکستان کی سلامتی جو اسی میں میں سمجھتا ہوں پنہا ہے کہ ہم اداروں کو اور رول آف لا کو سامنے لے کے رول آف لا کو سامنے لے کے پاکستان مضبوط ہو. پاکستان مضبوط ہو. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے امجد علی صاحب, پاکستان تحریک آپ کے سینئر رہنما ہیں. امجد علی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہمارا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اداروں کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے, اداروں کو ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے ایسے وقت کا استعمال کرنا یا ایسے اداروں کا استعمال کرنا یا اداروں کا استعمال کیے جانے کی جو باز گشت ہے وہ ہونا ایک غلط عمل ہے. سیاست کرنے کے لیے بہت سارے اور مواقع آتے ہیں, بہت سارے اور ٹائم آتے ہیں, لیکن فی الحال آج جو ہوا, جو کل ہوا اور جو اس سے قبل ہوا ایک روز قبل, یہ وہ چیزیں ہیں جو اوور آل پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیے رکھے ہوئے ہیں. صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. اب تک کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.